तलाश होगी उन रास्तों की जो हमारे मुंतजर हैं और जिन रास्तों पर चलकर हमें उन मंजिलों तक पहुंचना है जिन मंजिलों का हमसे वादा किया गया था। और वो मंजिलें क्या हैं? अच्छी मईशत, रोजगार, अमन व अमान और इलाके में हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात। इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गई, हुकूमत अभी बनी नहीं, कंक्रीट निटी ग्रिटी हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुफ्तगू करके आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे और किस रास्ते पर चलेंगे, वो रास्ता ठीक होगा या गलत। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब लाहौर से MNA जनाब शफकत महमूद साहब, और इनके साथ तशरीफ फरमा है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक अजीम साहब। गुफ्तगू के आगाज से पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में गुर्बत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 9.3% तक है। मुल्क में 1957 से 2013 तक महंगाई औसतन 8.03% तक रही और अशिया खुर्दनोश में सालाना 25% तक इजाफा भी देखा जाता है। पाकिस्तान का कुल अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 125.5 बिलियन डॉलर्स का है, जो सालाना 19.7% से बढ़ रहा है। काम करने की सलाहियत, काबिलियत और ख्वाहिश रखने के बावजूद पाकिस्तान में रोजगार का हसूल मुश्किल है। पाकिस्तान में 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 1985 से 2012 तक के अरसे में बेरोजगारी की शरह औसतन 5.38% रही है और इस वक्त बेरोजगारी की शरह 6.87% है। मईशत के हवाले से ये नहायत मुख्तसर आपने रिपोर्ट देखी। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं जनाब सरताज अजीज साहब। सरताज अजीज साहब, बड़ी खुशगवार बात है कि मियाँ साहब ने कहा मईशत मईशत मईशत। ख्वाब सबका एक है। ये बताइए कि आपका होमवर्क क्या है, कैसे इस मईशत को आप कंट्रोल करेंगे, किस तरह से आप, और फिर ये कि सबसे बड़ी बात यानी लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, ये सब चैलेंजेस वहीं के वहीं खड़े हैं, तो आपका क्या रोड मैप क्या है? मईशत की अहमियत इसलिए है कि हमारे ज्यादातर मसाइल जो हैं वो इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो पिछले 6 साल से कम होकर 3% रह गया है। इसकी वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ गई है, गुर्बत भी बढ़ गई है, हमारे रेवेन्यूज कम हो गए हैं जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट्स कम हो गया है तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप हो गया है। बल्कि मैं तो कहूँगा हमारी सॉवरेनिटी भी दाव पे लग गई है, क्योंकि जब आपका इन्हिसार हो दूसरे ममालिक पर ज्यादा तो आप उनको उनकी शर्तें मंजूर करना पड़ती हैं। तो ये इसलिए मईशत की बहाली जो है वो इन तमाम मसाइल का हल है। जाहिर है उसमें टाइम लगेगा और उसमें सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है रोड मैप में वो एनर्जी का जो बहरान है उस पर किसी न किसी हद तक काबू पाना है। क्योंकि इस वक्त अगर आपकी एनर्जी फ्रीली अवेलेबल हो जाए तो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा और हमारी GDP में 2% का इजाफा खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आपका वो ठीक होता है एनर्जी क्राइसिस तो आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे हम ठोस बातें की तरफ मतलब अगर एक्सपोर्ट सफर कर रहे हैं क्योंकि कारखानेदारों को बिजली नहीं मिल रही, तो ये तो पहली बात होगी। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट को ठीक करना है, क्योंकि हमारे यहाँ सरमायाकारी की जो शरह है वो हमारे पुराने वक्तों में 20 तक चली गई थी और अब 12 पे रह गई है। तो उसको उसमें आपने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है, मिनरल सेक्टर में G3 लाइसेंस बड़े अरसों से पेंडिंग पड़ा है, वो 1.5-2 बिलियन ले आएगा। उसके बाद आपका रेकोडेक है, आप नाम ले, इतनी बहुत सारी चीजें हैं जो मिसमैनेज हुई हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट, मिडिल ईस्ट से आप क्या इन्वेस्टमेंट आ सकती है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में, बहुत डिमांड है इन चीजों की और वो यहाँ पे सरमायाकारी करने को तैयार है। बिजनेस कम्युनिटी ने हमारी कामयाबी को वेलकम किया है और मियाँ साहब मेरा ख्याल है बहुत जल्दी उनसे राब्ता भी करेंगे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत नीचे चला गया था। हमारा सरमाया निकल के कोई बांग्लादेश जा रहा था, कोई नैरोबी जा रहा था, कोई दुबई जा रहा था, अभी तक जा रहा है। सरताज साहब, अभी तो बात यह है कि आप खैर आप ये सारे रोड मैप आप बता रहे हैं, मैं आपसे मुख्तसर बताऊंगा क्योंकि आप बहरहाल वज़ीर ख़ारजा भी रहे हुए हैं। ज़िमनी सवाल है, मैं मौजूद से हटके कर रहा हूँ कि भारत के साथ ताल्लुकात जो मियाँ साहब कह रहे हैं और भारतीय मीडिया पे जो वहाँ डिस्कशन जारी है, वहाँ पे ये जारी है कि नवाज शरीफ साहब तो खैर चाहें ना चाहें ये बात की बात है, तय जो एक्चुअल जो यार्ड स्टिक है वो ये है कि मियाँ साहब क्या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अपने तसव्वुरात के मुताबिक हम ख्याल बनाते हैं या नहीं? आपके ख्याल में क्या कारगिल और आज के वक्त में ये फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क आ चुका है?
ये ज़्यादा वसीतर मौजू है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मौजू नहीं है। और जाहिर है कि इस मकसद में चाहे दहशतगर्दी का मसला हो, चाहे पोस्ट 2014 अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया से रिलेशनशिप हो, उस पर आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेंगे जहाँ पे इंटरेक्शन हो और आप जो पॉलिसी है उस पर एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज इस तरीके से हो कि आप उनकी बात सुने, वो आपकी बात सुने, और उसके बाद कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बने और नेशनल ओवरऑल जो एंटी एक्सट्रीमिज्म ऐसा हो। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यस और नो बता दीजिए, हालात आपके ख्याल में यानी आज 99 से इतने मुख्तलिफ हैं? बहुत ज्यादा। क्या आप सदारती उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से? आप इसकी तस्दीक करते हैं? नहीं जी, उम्मीदवार तो इसमें कोई भी नहीं होता, सिर्फ पेश अज वक्त बात है, क्योंकि अभी तो इसमें 3 महीने रहते हैं, तो पार्टी ने भी मेरा ख्याल है इस पर फैसला नहीं किया। अगर आपको ये ऑफर की गई तो आप इस ओहदे को कबूल करेंगे? जाहिर है इज्जत का और उसका वो है कि कौम की खिदमत के लिए अगर ये मौका दिया गया तो जाहिर है, लेकिन पार्टी का फैसला है कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब मियाँ साहब ये कहते हैं, सरताज से हमने फरमाया हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो एक इतला के मुताबिक $4 बिलियन रह गए हैं। अच्छा, ब्लैक इकॉनमी का साइज जो है वो बहुत फैलता जा रहा है, वाइट इकॉनमी श्रिंक होती चली जा रही है। सो लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, तो क्या करेंगे? अभी इलेक्शंस हुए हैं, मेरा ख्याल शफकत महमूद साहब भी आपको बताएंगे। हमने जब पता किया कि सबसे बड़ा मसला क्या है आवाम का, वो सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का था। उसके गहरे इफेक्ट जो हो रहे थे हमारी इकॉनमी पे, यानी कि सारी की सारी फैक्ट्री जो थी हमारी हाफ कैपेसिटी पे काम कर रही थी। डेली जो वेजेस वाला मजदूर था बेचारा वो बेरोज़गार हुआ था, घर पे रोटी कोई नहीं थी। तो बहुत गहरे असरात थे हमारे। आज तक यही है जी, बिल्कुल है, आज भी। तो जैसे हमारी हुकूमत इंशाल्लाह जैसे अभी तो आप आएंगे, काम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो होगा किसी तरीके से इसको करना है। जिसका डायरेक्ट लिंक जो है सबसे पहले तो है जी सर्कुलर डेट के साथ, विच इज़ बेसिकली पैसे की प्रॉब्लम है। जो अगर पैसा जो उनको नहीं मिलता, IPP जो है हम जो प्रोड्यूस करते हैं, हमारे कैपेसिटी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन जब तक आपका फर्नेस ऑयल ही नहीं होगा, गैस ही नहीं होगी, ऑयल तो आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे? सऊदी अरब से कुछ उम्मीदें बांधी जा रही हैं। देखिए वो भी अगेन शॉर्ट टर्म चीज़ है जी। लॉन्ग टर्म तो आपको अपनी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपके होंगे, शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे आप? हमसे ऑयल ले लेंगे, आप उनके उधार ले लेंगे, ऑयल ले लेंगे उनसे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। आपके ख्याल में ये कितना संजीदा इन्होंने गुफ्तगू की है, कितने संजीदगी चैलेंज को नहीं, या फिर यहाँ भी वही आपको जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला? नहीं, सरदार साहब संजीदा आदमी है, तारिक साहब भी। बात यह है कि जब एक नई हुकूमत आती है तो आम तौर पे उसके लिए एक हनीमून पीरियड होता है, और ख़ास तौर पे मईशत के मैदान में ये हनीमून पीरियड जो है इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो हनीमून पीरियड इसलिए होता है कि लोग चाहते हैं कि वो हुकूमत कामयाब हो। हमें बहुत ज़रूरत है कि अवाम का एतमाद जो इस सियासी प्रोसेस है उसमें बहाल हो और हुकूमत में बहाल हो, और वो तभी हो सकता है कि जो लोगों की शिकायत हैं इलेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोग अपने तौर पे कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगह, तो उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि लोगों के जो ग्रीवेंसेज हैं वो जल्द अज जल्द हल हो सकें और उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस में, जमहूरियत में, बाकी चीज़ों में लोगों का एतमाद बहाल हो, और उसके लिए जो शिकायत हैं वो इलेक्शन कमीशन उनको हल करे, निपटाए, ताकि लोग ये ना समझें कि ये सारे मामला जो हैं ये रिग होते हैं और ये चीज़ें जो हैं ये पहले से तय होती हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपने मईशत की बात की। देखिए, मईशत के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो सरताज अजीज़ साहब ने कहीं, तारिक अजीम साहब ने कहीं, वो ठीक है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला है जिसमें आपको अवाम की तावन की ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि आपकी कमाई 1900 बिलियन है और आपका ख़र्चा 3000 बिलियन है। यानी कि डे 1 से आप, ये पिछले साल की बात करूँ, अब शायद फिगर्स जो हैं वो चेंज हो गए हों, यानी कि डे 1 से आपका ख़जाना जो है ना वो डेफिसिट में है, खाली है। तो फिर आप क्या, पिछली हुकूमत क्या करती थी? या नोट छापती थी, या आप कशकोल लेके दुनिया में फिरते हैं कि खुदा का वास्ता हमें कुछ पैसे दे दो। अगर अवाम का हुकूमती, और ये हमारी अवाम पाकिस्तान की वो अवाम है जो कि जिसका टैक्स टू GDP रेशो सबसे दुनिया में तकरीबन कम है, लेकिन जो जब चैरिटी देते हैं, जब वो राय अल्लाह खर्च करते हैं, तो वो दुनिया में एक सबसे तकरीबन हाईएस्ट लेवल पे है। उसकी वजह यह है कि लोगों का हुकूमत में एतमाद नहीं है, लोगों का, वो समझते हैं कि हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो ये हुकूमत में एतमाद बहाल करके, और ये जो आपकी कमाई है यानी कि टैक्स बेस है,
इसको आपने बढ़ाना है। एक तरफ आप शाहाना लाइफस्टाइल ख़त्म करके अवाम में इतमाद बहाल करें, दूसरा फिर लोग हुकूमत को टैक्स दें ताकि आप इतने आपके झगड़े ख़त्म होंगे। दोनों से हम ब्रेक के बाद ये पूछेंगे कि ये वो नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं जिस पर ये दोनों लीडर्स एग्री करते हैं, तो क्या इन मामलों पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और मईशत हम इनका कॉपरेशन फ्यूचर में देखेंगे या नहीं, ये जवाब हम इनसे लेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, कमिंग बैक टू दी, अच्छा बात ये हो रही थी, जवाब आपसे फर्दर ये लूंगा कि जैसे इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, अब ये वो बातें हैं जाहिर है कि जिस पे हर पाकिस्तानी का इत्तेफाक है। अच्छा, इकोनॉमी पे जो उनकी गुफ्तगू है वो भी मेरा ख्याल है, मैं आपके चेहरे पे आपको देख रहा हूँ, एग्रीमेंट देख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर ये हम समझें कि एक ऐसा चेंज खुशगवार आ चुका है जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट में यानी आप मिलकर भी काम करेंगे, अपोजिशन बनाए अपोजिशन नहीं होगी और हुकूमत भी सिर्फ अपोजिशन बैशिंग नहीं करेगी। देखिए, अपोजिशन का एक रोल है जो अहम रोल होता है उनका कि वो क्रिटिसाइज़ करे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि ये नहीं क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म से कि ना करे। और बड़ी अच्छी बात हुई जब मियां नवाज शरीफ साहब मिलने गए इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में, उसके बाद जो इमरान खान साहब का बयान मैंने पढ़ा और जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात है कि अगर अपोजिशन में जिनका बड़ा अहम रोल होगा, ये मेजर अपोजिशन पार्टी होंगे पार्लियामेंट में, तो अगर वो हम कोई काम अच्छा करेंगे तो हमें वो सपोर्ट करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आप इनसे एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, जहाँ पे भी देखें कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ये तो हमारे जो अभी ख़त्म हुए हैं हमारे इलेक्शंस, उसमें भी कई चीज़ें सामने आई हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि इनके साथ मिलके इनकी भी राय लेके उनका ओपिनियन को साथ शामिल करके हम भी चाहेंगे कि उसमें अगर रिफॉर्म होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मूव फॉरवर्ड, लोगों की तवक्कुआत हैं आपसे कि अब नेशनल असेंबली में एक ऐसी अपोजिशन, वाइब्रेंट अपोजिशन देखने को मिलेगी कि हमें पता चलेगा कि वाकई अपोजिशन होती क्या है, शैडो कैबिनेट बनेगी, लोग फिक्स होंगे, हर बंदा हर बात पे इजहार ख्याल करने के लिए हर वक्त दस्तयाब नहीं होगा, स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होंगे जो बात करेंगे, आप बताएंगे कि अपोजिशन होती क्या है। ऐसी कोई प्लान्स हैं आपके? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो कौमी सतह के मामलात हैं जो सारी कौम को फेस हो रहे हैं, उसमें हम हुकूमत से तावन करें ताकि हम मिल के उन कौमी मामलात जो हैं उनका हल तलाश करें। जहाँ तक हमारा रोल है अपोजिशन का, अगर ये कोताहियाँ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, किसी चीज़ में कमी रह जाएगी, हम उसको पॉइंट आउट करेंगे और बड़ी रोबस्टली यानी कि बड़े पुरजोर अंदाज में करें, क्योंकि ये अपोजिशन का रोल है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें हमने मिल के चलना है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत होगी, उसकी तरफ अभी आते हैं। अभी पहले भारत की तरफ देखिए, भारत का भी देखिए, यानी इनका जो स्टांस है आप इन्हें देखें। जो भारत के ताल्लुकात की बात है उसमें जो हमारी पार्टी का स्टांस है वो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है काफ़ी सियासी जमातों का और PMLN का भी तकरीबन उसी किस्म का। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारा नेबर है, उसके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो ताल्लुकात को अगर हमने पायदार बुनियाद पर रखना है ताकि कल को मसला ना हो, तो जो हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करना ज़रूरी है। मसला हमें कश्मीर का एक सलूशन तलाश करना होगा, हमें सिर क्रीक सियाचिन का मसला तलाश करना होगा, और इंडिया के जो जहन में खदशात हैं जिसमें मुंबई के बाद ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इजाफा है, उसका भी हमें सलूशन तलाश करना पड़ेगा। यानी कि या बलूचिस्तान के बारे में हमारे खदशात हैं कि इंडिया वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, उसका भी तलाश करना। यानी कि अगर आप ये नहीं हो सकता कि आप जो अपने मसाइल हैं उनको मेज़ के नीचे धक्का दे दें और कहें कि बड़े खूबसूरत तल्लुकात हो गए, बड़े ऐसे खूबसूरत तल्लुकात नहीं। कौमों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, कौमों के दरमियान मुफादात की हम आहंगी होती है, और वो मुफादात की हम आहंगी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के साथ हम अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करें। और मुझे उम्मीद है कि जो हुकूमत आएगी वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं फसाड यानी कि नज़र आने वाले बनावटी नहीं होंगे, बल्कि पायदार तरीके से जो हमारे मसाइल हैं उनका हल होगा। आज दोपहर को मुलाकात हुई, आर्मी चीफ तशरीफ़ ले गए मॉडल टाउन और मियां साहबान से मुलाकात हुई, उस हवाले से आपके कोई कुछ कहना चाहेंगे? भारत के हवाले से वहाँ को गुफ्तगू हुई? जी, मुझे कोई अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये जो भारतीय मीडिया में जो डिस्कस हो रहा है या उनका जो ख्याल है, उनके फियर्स हैं, वो ये हैं कि अगर मियां साहब की ख्वाहिश है भी कि भारत से ताल्लुकात बेहतर हों, तो ये बात मियां साहब के इख्तियार में कभी आएगी भी या नहीं? आर्मी सिविलियन रिलेशनशिप जो है मियां साहब ने बड़ी क्लियरली डिफाइन की है। आर्मी जो है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, जो है ओवरऑल हेड जो है चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है,
और जो कुछ भी तल्लुकात होंगे आर्मी के साथ वो एज़ पर द बुक यानी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे। ना आर्मी को इसमें कोई मेरा ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए, ना सिविलियन गवर्नमेंट को होने चाहिए। अगर हम भी प्ले बाय द बुक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रोल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का या आर्मी चीफ का, so long we go along by that, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी देखिए आइन में तो ये भी लिखा है कि रोटी हर किसी का हक है, नौकरी हर किसी का हक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, लेकिन वो कहीं हमें दिखाई नहीं देता। नहीं देखिए हर हुकूमत जो है कोशिश तो करती है, अब वो उसमें उनको सक्सेसफुल होते हैं या दे पाते हैं नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन कोशिश तो होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए जब तक इंडिया का जब तल्लक है, हम जो हमेशा से कोशिश करते रहे कि दोनों कंट्रीज इस वक्त न्यूक्लियर मिसाइल पार है, तो वॉर इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन। वार तो अब तो भूल जाएं कि वार अब होगी आपकी, इट विल बी ऑलमोस्ट अनथिंकेबल। तो हमारे यहाँ जो भी हमारे आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं जिसका जिक्र मेरे भाई ने अभी किया है, उसमें हमें बैठ के उनका हल ढूंढना होगा। मेरा ख्याल इंडिया में भी थिंकिंग बड़ी क्लियर हो चुकी है कि ये जो जब तक ये हल नहीं होते, और बाकी सारे कंट्रीज़ भी जो हैं इस रीजन में वो हमेशा यही वावेला करते हैं कि देखिए जी ये दोनों के जो कंट्रीज़ के तल्लुकात हैं ये हम सब पे इफेक्ट करते हैं, पूरे रीजन को इफेक्ट करते हैं। ये आपस में नाराज़ होते हैं तो हमारी मीटिंग्स भी सारी जो होती हैं वो अनसक्सेसफुल होती हैं, उसमें कोई हमें हासिल नहीं होता। तो सारा दुनिया भी चाहती है कि भाई हमारे तल्लुकात आपस में बेहतर हों, ताकि हमारे तल्लुकात की वजह से, जिसमें ट्रेड बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। मियाँ साहब बड़े क्लियर हैं कि आपस में हमारी ट्रेड भी जो है वो म्यूचुअली इस एक्सेप्टेबल लेवल पे होनी चाहिए। दोनों का फायदा। एक मुलाकात आज दोपहर को आप तशरीफ ला रहे हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर आए इमरान खान से मिलने के लिए, क्या गुफ्तगू हुई? आज जब वो सफ़ीर साहब आए तो उन्होंने यही पहले मुबारकबाद दी कि आप एक दूसरी बड़ी जमात बन के उभरें, और फिर जो उन्होंने अपनी हुकूमत की तरफ से वो किया, और उसके अलावा उन्होंने जो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि मुल्क की बेहतरी के लिए सब और हम तावन करेंगे। और फियर आपको नजर आता है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में या किसी तरह का? कोई कुदरती बात है कि बरतानिया जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, उसकी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड हैं कि जी आपके क्या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई बात? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही, क्योंकि वहाँ पे फाटा और अफगानिस्तान का क्या गुफ्तगू हुई? जी उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो सारे मिलके जो मसाइल हैं उनका हल करेंगे, ये जो टेररिज्म है बाकी ये वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है, और अब गुफ्तगू हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से अब तक पाकिस्तान में जाँ बहक होने वाले सरकारी एहलकारों की तादाद 5000, जख्मी होने वालों की तादाद 6400 और अब तक मारे जाने वाले लोगों की तादाद 49,000 हो चुकी है। इन हलाकतों में बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के लोगों की है। हालिया जंग के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में 1237 बम धमाके रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 80 खुदकुश धमाके थे। एक रिसर्च के मुताबिक सिविल गवर्नमेंट का कंट्रोल फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 24% इलाके पर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से डाका, चोरी, डकैती, कत्लो गारत की वारदातों में 21.34% इजाफा हुआ है। बच्चों और खवातीन के हवाले से जराइम में 100% इजाफा हुआ है। बहुत बड़ा चैलेंज है शफकत महमूद साहब, बहुत बड़ा। 1,30,000 खवातीन को सिर्फ बाजोड़ में वोट नहीं डालने दिया गया। 8,000 खवातीन असातिज़ा हैं जो नौकरी से जिनको हाथ ओवरऑल धोने पड़े हैं। और मैं आपके लिए ये एक और फिगर दिलचस्प होगा कि 1995 में यहाँ पे 3,500 इंडस्ट्रियल यूनिट थे, जो कम होकर इस वक्त सिर्फ 600 इंडस्ट्रियल यूनिट रह गए हैं। सो ये है वो चैलेंजेस जो खैबर पख्तूनख्वा में आपके मुंतज़र हैं। सो अब आपका क्या होमवर्क क्या है, कैसे करेंगे? ठीक, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और शायद खैबर पख्तूनख्वा की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जितनी आज। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि आपको हुकूमत ही इसलिए दी गई है कि हालात फंसाने के लिए कि हालात इतने ख़राब हैं कि भाई इनको ये दे दो चलाने के लिए। लेकिन एक तो इंशाल्लाह हमने मुख्तलिफ चीज़ों में बहुत तैयारी की है। नंबर 1 प्रॉब्लम जो है ना वो टेररिज्म का है, वो रिजॉल्व करना है,
क्योंकि अगर आप दहशत गर्दी चल रही होगी तो फिर बहुत सारे बाकी मसाइल जो आप हल करना चाहते हैं वो दहशत गर्दी के होते हुए नहीं हो सकते। फाटा का कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है और आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट भी है, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक प्रोविंशियल हुकूमत के, तो अब बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 24% हिस्सा गालिबन है एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें सरकारी कंट्रोल रहेगा सिविल गवर्नमेंट का। मसला ये है कि अब हमने ये सारे जो अदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट, मिलिट्री, इन सब के साथ मिल के हमने एक लाएअमल तैयार करना है, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि जो इम्पैक्ट जो कुछ फाटा में होता है उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है। इसलिए और हम सिर्फ पुलिस एक्शन करने से और सिर्फ फायर फाइटिंग करने से बात नहीं बनेगी कि जहाँ आग लगी है आके आग बुझा दो। हमने जहाँ से आग निकल रही है और जहाँ से मसाइल आ रहे हैं उसका साथ, तो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगले महीने में हम फेडरल गवर्नमेंट, आर्मी, सारे जो मुतलका अदारे हैं उनके साथ मिल के हम एक प्लान बनाएंगे इसका। सो एक तो ये हो गया। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है वो बिल्कुल आप समझें कि नापैद हो चुका है, उसको खड़ा कर रहा है, करप्शन बेशुमार है, इकॉनमी तबाह होगी। जैसे आपने कहा कि 3000 यूनिट थे, अब 3500 से 600 रह गए। इकॉनमी को रिवाइव करना है, एजुकेशन को जो आपने बताया जिस तरह स्कूल बंद हो गए लोग, उसको रिवाइव करना, यानी कि इतना बड़ा चैलेंज जो किसी, मेरा ख्याल है कि सारे पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में। अकील यूसुफजई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। अकील, आपने सुना शफकत महमूद साहब ने बड़ी बहादुरी से इस बात का एतराफ़ किया है कि ये हमारे सिर्फ अकेले की बस की बात नहीं है, ये सबको इकट्ठा टेररिज्म पे खैबर पख्तूनख्वा सबको इकट्ठा बैठ के काम करना पड़ेगा। आप बताइए चैलेंज कितना वसी है, कितना गहरा है, और पेशावर में लोगों की तवक्कुआत तहरीक इंसाफ से कितनी बुलंद है? जो लोग या जो वजीर या जो MPs MNs खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होकर हुकूमत में बैठेंगे, इनको चाहिए कि सबसे पहले उनको बताए कि इस टेररिज्म के जो असरात है या जो वजूहात है या हल के जो इम्कानात है उस पर उनको हुकूमत में आने से पहले ब्रीफ करे। इसलिए कि बहुत से लोग इस इशू को समझते ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है कि इस मसले के असरात और पेचीदगियाँ कितनी हैं। मेरी नज़र में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सबसे बड़े चैलेंज दरपेश है उसमें दहशतगर्दी सरपरस्त जाहिर है। इसलिए ये तो हम सब मानते हैं यूसुफ साहब है सरे फहरिस्त, मामला तो वसाइल का है ना। वसाइल कहाँ से आएंगे? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पैसा कहाँ से आएगा, असला कहाँ से आएगा? चैलेंजेस तो ये हैं। तो आप मतलब पेशावर के लोगों की तवक्कुआत, इनके इरादे अपनी जगह, इस पे आपका तजिया क्या है? देख कैसे रहे हैं आप, ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर जो हमने 2008 के बाद ANP और पीपल पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी देखी, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया था, हालांकि उनका मैंडेट बहुत क्लियर था और वो इस हवाले से बहुत क्लियर भी थे। मेरी नजर में जो सबसे बड़ा मसला है वो अब भी यही है कि जो हुकूमत बनने जा रही है उसके और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान ताल्लुकात कार क्या होंगे। इसके अलावा जिस तरह बताया गया, ने इशारा भी किया कि फोर्सेज की लाएअमल क्या होगी, उनके टारगेट्स क्या होंगे और उनका तरीकाकार क्या होगा। मेरे ख्याल में जब तक तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज इंक्लूडिंग ANP और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेज, इंटेलिजेंस फोर्सेज और फेडरल गवर्नमेंट जब तक ये एक पेज पर नहीं आएंगे, मेरे ख्याल में हालात और खराब होंगे और कल आपने मुलाकात में उसका एक मुजाहिरा बेकवी है। बहुत शुक्रिया जी। अब फेडरल गवर्नमेंट मुझे बताइए कि जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में आप कितना कोऑपरेट करेंगे इनसे, क्योंकि आपकी कोऑपरेशन के बगैर तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट है वहाँ पे KPK का, इनको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए, इनका हक है। वहाँ पे जो भी सपोर्ट होगी हमारी तरफ से वफाक की, उनकी तरफ इनको अवेलेबल होगी। जैसे आपने बात किया रिक्विप करना, वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज है और दूसरी किस्म की जो भी इनको मदद चाहिए होगी वो इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि KPK अलहदा हम नहीं सोच सकते, ये पाकिस्तान फटा जी बिल्कुल जी, वहाँ पे उसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस पर हमारे इनके साथ पूरा कोऑपरेशन होगी इंशाल्लाह। दूसरा यूसुफजई साहब ने एक और इंटरेस्टिंग बात की है शफकत साहब, वो ये है कि जो मर्डर हुए ANP के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग वो पाकिस्तानी थे, कतई नज़र सियासी उसके, खुदा न खास्ता ये हमले अगर आगे जारी रहते हैं और जिनके जा चुके हैं, जाहिर है कि वो भी अब आपसे इंसाफ मांगे। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और यानी आपको स्ट्रेटजी बनाते हुए यानी तमाम पार्टीज को जब कहते हैं अब ये तो KP की हमारी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे आगे कैसे चलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए। KPK की जितनी जो जीती हैं हारी हैं सबको साथ लेकर चलना चाहिए। एक तो हम आपको फौरी तौर पर बता दें कि 90 दिन में हमने KPK के अंदर बल्दियाती इंतखाब करा के, उससे पहले कानून पास करके बल्दियाती इंतखाब करके अख्तियारात को ज़िले की और गांव की और उस सतह पे हमने तकसीम कर देना।
पंजाब में पिछले 5 साल में नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि हम तो कर रहे हैं पिछले 90 दिन में, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी होंगे, ताकि ये जो अवाम है वो खुद अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें। ये सारी लीडरशिप सिर्फ टॉप से नहीं होनी चाहिए, लीडरशिप नीचे से निकलनी चाहिए। तो उसमें इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे और आपको नजर आएगा कि आपने फरमाया कि लीडरशिप को नीचे से आना चाहिए। ये एक एतराज उठाया जा रहा है कि अगर नीचे से आना चाहिए तो फिर असद कैसर को होना चाहिए था, क्यों? फिर परवेज खटक क्यों है? मतलब वो उनका तो सफर, वो एक तो उनका तबका भी परवेज खटक का जाहिर है, उनका माजी भी बाहर है। असद कैसर तो शुरू से आपका वर्कर है, बड़ा कमिटेड वर्कर है, बड़ा नीचे से ऊपर। असद कैसर साहब बहुत मोहतरम है, हमारे प्रेसिडेंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के। परवेज खटक साहब जो हैं वो हमारे इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, तो इसलिए दोनों जो हैं वो बहुत मोहतरम थे। पार्टी ने फैसला किया कि क्योंकि परवेज खटक साहब का ज़रा तजर्बा ज़्यादा है, उन्होंने पार्टी ने फैसला किया कि वो आगे आएंगे। लेकिन जो एजेंडा है वो पार्टी का एजेंडा है, जो हमने काम कर रहे हैं वो पार्टी के काम कर रहे हैं, पार्टी ने जो उस पर तैयारी की हुई है वो कर रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे हम बलूचिस्तान पे इस ब्रेक के बाद। रकबे के लिहाज से सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अपने महलो वकू के हवाले से बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज बन चुका है। चाइना, वस्त एशियाई रियासतों और मशरिक़ वस्ता के लिए सूबा बलूचिस्तान एक अहम तिजारती गुज़रगाह है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले कुदरती ज़खायर का बेशतर हिस्सा सूबा बलूचिस्तान में पाया जाता है, जिनमें कोयला, तांबा, सोना शामिल हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक बलूचिस्तान की अवाम एहसास महरूमी का शिकार है, जिसकी वजह बुनियादी इंसानी सहूलतों का फुकदान है। मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में बलूचिस्तान की अवाम के एहसास महरूमी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, मगर काबिल ज़िक्र कामयाबी ना मिल सकी। आज भी बलूचिस्तान अमनो अमान, बेहतर मईशत और गुड गवर्नेंस के फुकदान का शिकार है, जिसकी एक बड़ी वजह मुल्क दुश्मन अनासिर की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं। 1972 से पहले सूबा बलूचिस्तान के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, उनकी जगह चीफ कमिश्नर तैनात किए जाते थे। वेलकम बैक जी। शफी साहब, बलूचिस्तान, तारिक साहब आपके लिए भी बहज़त पाकिस्तानी ज़रा दो डिफरेंट पार्टीज। अब ये बताइए, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी बलूचिस्तान असेंबली में सबसे बड़ी 10 सीट्स वो लेकर आ गई है, आपके पास अभी तक 9 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा अक्सरियत जिस जमात को हो, लीडरशिप उसके पास होनी चाहिए, तो क्या आप लीडरशिप उनको दे रहे हैं या उनके साथ इत्तेहाद में लीडरशिप आपके पास रहेगी? जो भी होगा वहाँ पे कोलिशन हुकूमत होगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करें, इंडिपेंडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, जब वो ज्वाइन कर जाते हैं तो वी बिकम द लार्जेस्ट पार्टी देयर। बहरहाल वहाँ पे जो बलूचिस्तान के आपको पता मसाइल जो है बहुत गंभीर मसाइल है। वहाँ पे एक बात जो है मैं समझता हूँ जो हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी मियां नवाज शरीफ साहब के जो काम किया उन्होंने, यानी कि वो लोग जो कि पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वो आज आपके मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लिया है, खा वो मैंगल्स हों, खा बुख्तीस हों, अचटज़ईस हों या दूसरा कोई हो, सारे के सारे उन्होंने आके लिया। इसलिए कि हम लोग भी उनको हमने बुलाया, उनके साथ हमने बैठ मतलब आपकी बातचीत की। आउटरीच हमारी ऐसी रही है कि वो सब ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तानी होते हुए। तो एक बहुत बड़ा स्टेप था मियां नवाज शरीफ साहब का, और मैं समझता हूँ हिस्ट्री हमेशा उनको इस चीज़ के सराहेगी। आमिर मतीन साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर मतीन साहब, फरमाइएगा कि बलूचिस्तान, यानी बाकी इलेक्शन तो डिबेट हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, बलूचिस्तान भी बहुत डिस्कस हो रहा है जाहिर है, लेकिन आपसे रहनुमाई ये चाहेंगे कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब और तारिक अजीम साहब। पख्तूनख्वा के हवाले से तो ये कहते हैं कि हम जहाँ जहाँ नेशनल इंटरेस्ट होगा ये हम इकट्ठे काम करेंगे, और बाकी मुल्क वफाक में भी ये कहते हैं कि हम मसलन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की, हम इकट्ठे करेंगे। फॉरेन रिलेशंस पे इन्होंने कहा कि हम इकट्ठे काम करने को तैयार होंगे। बलूचिस्तान, आप फरमाइएगा चैलेंजेस वहां क्या हैं और ये दो पार्टीज किस तरह इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं काम डाउन करने में? जी मैं अभी सुन रहा था कि अच्छी बात है कि इस दफा मॉडरेट्स जो हैं और खासतौर पे नेशनलिस्ट पश्तूनख्वा अवामी पार्टी और अख्तर मित्तल साहब की BNP ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, पर मेरा ख्याल है उसमें कोई नवाज शरीफ साहब की वजह से नहीं लिया, वो खुद महसूस करते हैं और उनको लगता है कि उनको वापस आना चाहिए अपनी धारे में। मगर PMLN के लिए मेरा ख्याल एक थोड़ा सा एक इशू आ गया जो इनको रिजॉल्व करना है,
कि एक तरफ तो इलेक्शन से पहले ये अख्तर मेंगल साहब से और उनके वालिद साहब से मिले थे और इन्होंने उनको एश्योरेंसेस दिलवाई थी, मगर इलेक्शन के दौरान में इनके जो सूबाई सदर हैं सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उनकी और उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत रही और उनके जो मुखालिफ वहाँ थे, एक वहाँ पे तंजीम है मुसल्लह दिफा बलूचिस्तान तंजीम, जिस पे कि इल्जाम लगता है कि वो ISP बैग्ड है, तो उन्होंने उनके साथ इलेक्टोरल अलायंस करके अख्तर मेंगल साहब के साथ मुखालफत में इलेक्शन लड़ा और बड़ी टेंशन रही, यहाँ तक टेंशन रही कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने अख्तर मेंगल साहब पे और उनके वालिद साहब पे FIR में कत्ल के मुकदमात दर्ज करा दी हैं। तो ये दोनों पार्टी जो है आपस में अब जो है लड़ाई सी की चल रही है, तो ये फैसला PMLN को करना है कि आया उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी साहब के साथ चलना है या अख्तर मेंगल साहब को कैसे साथ लेके चलते हैं। और दूसरा मेरा ख्याल है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब को ये चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो वहाँ पे काफी इश्यूज आ जाएंगे क्योंकि उनका काफी सारा बैगेज है, तो ये देखना होगा ये कैसे उसके साथ डील करते हैं। और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो है उनकी 10 सीट्स हैं, वो सबसे बड़ी इस वक्त है, PMLN से ज्यादा सीट्स हैं। जी, उनकी सीटें तो उनकी और इनकी तकरीबन बराबर है, मगर PMLN को जब ये इंडिपेंडेंट साथ मिलेंगे तो शायद इनके बढ़ जाएंगे। मगर वहाँ बलूचिस्तान में ये हमेशा एक इशू रहा है कि समाओ बलोच ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं और पिछली दफा तो ये 2008 में हुआ था कि इवन गवर्नर भी बलोच बन गया था और पश्तून बहुत ज्यादा एलिनेटेड महसूस करते हैं। तो इस दफा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सामने आई है, तो शायद उनकी उम्मीद है कि कुछ मिले, मगर बहरहाल वो मेरे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे PMLN के साथ कि चीफ मिनिस्टर इनका मान दे और शायद उन्होंने मान भी लिया है। मगर बहरहाल ये देखना होगा कि उनको बीच में लाने के लिए आपस में क्या कॉम्प्रोमाइज होता है और किस तरीके से उनके जो रिजर्वेशन है, मेरा ख्याल शायद उनकी भी सनाउल्लाह ज़हरी साहब के लिए रिजर्वेशन होंगी, उसकी तसल्ली कैसे करते हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। शौकत महमूद साहब, बलूचिस्तान में बहरहाल आपकी बहुत फॉलोइंग है, कोयटा का आपका एक जलसा है बलोच पठान। ये बताइएगा कि नेशनल कंसेंसस यानी क्या आप समझते हैं बलूचिस्तान के मसले का क्या हाल है, यानी हमारे लिए वो सोने की कान साबित हो सकता है? जी आप सही कह रहे हैं। हमारी 500 किलोमीटर सिर्फ दूर है अफगानिस्तान से उनकी, अगर हमारी वहाँ पे गो के सीटें नहीं आई, लेकिन वोट हमें काफ़ी पड़े हैं बलूचिस्तान में। आपका एक प्रेशर तो है ना, प्रेशर नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है, जो पिछली दफ़ा नहीं थी इस दफ़ा है, और वो ये है कि सारी जो पार्टियाँ थीं जो पिछली दफ़ा इलेक्शन जिन्होंने बॉयकॉट किया, वो इस इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और वो जीत के भी आई हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी आई है, मेंगल साहब की पार्टी, वो भी लोग। तो ये अच्छी बात है कि जो बलूचिस्तान के असल नुमाइंदे हैं उनको मौका मिलेगा अपने सूबे के मसाइल को हल करने का, और चैलेंज भी है। मैं समझता हूँ कि उन्हें फुल जिम्मेदारी के साथ मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और लीडरशिप देनी चाहिए। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि लीडरशिप जो FC से आए या किसी और सरकारी इदारे से आए या मिलिट्री से आए, उनको लीडरशिप देनी चाहिए क्योंकि वो अवाम से आए। और पाकिस्तान का एक बहुत ही मतलब एक सीरियस मसला है बलूचिस्तान में, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सारे शहरी देख रहे होंगे कि ये कैसे चलते हैं। और बतौर पाकिस्तानी मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पे, हम तो सारे चाहते हैं कि वहाँ पे जो मसला है उनके हल हो। अच्छा, अब ये जो हम रवैये देख रहे हैं, इसको अगर हम माजी में, इसका नाम था मफामत, गुफ्तगू अब भी वही हो रही है, लेकिन उस मफामत को बुरा इसलिए समझा गया कि किसी लोगों नीचे किसी का भला नहीं हुआ, ऊपर एक हुकूमत जरूर चलती रही लेकिन नीचे हालात बद से बदतर होते गए। हम आपसे भी जाहिर है कि लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन हम मफामत की बात सुन रहे हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की बात सुन रहे हैं। क्या ये उम्मीद हम रखें कि ये आपकी हुकूमत भी 5 साल पूरे करने की मफामत ही है या नीचे हमें कोई एक जो बड़ी अच्छी बात हुई कि पिछली हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, पार्लियामेंट ने पूरे किए, वो हुकूमत वालों के लिए तो अच्छा रहा कि 5 साल जी बिल्कुल हमारे लिए। वैसे देखिए उनका रिजल्ट भी आपने देख लिया कि अगर हुकूमत काम नहीं करती, आवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं करती तो उनका हाल क्या होता। आज आप देख लें यहाँ पे क्या हाल हुआ उनका। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें भी लोग बाहर उठा फेंकेंगे, ऐसी बात नहीं। तो हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि हमें काम करके दिखाना होगा, लोगों के वादे जो हमने किए हैं उनको पूरा करना होगा। बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान हो, हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम काम करेंगे। अब आपने बलूचिस्तान की बात की, ठीक है, मतीज साहब जो बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स की आपस में रंजिशें हो सकती हैं, लेकिन जब हुकूमत की बात आती है तो उसमें मेरा ख्याल बालातर होना पड़ेगा, ज़ाती मफादात को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मुल्की मफादात या रीजनल मफादात जो है किसी पर्सनल जो है उसे बढ़ के होते हैं। सो बिफोर वी कंक्लूड द डिस्कशन, मैं आपसे कैटेगोरिकली पूछता हूँ कि बलूचिस्तान का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, फाटा का मामला हो, भारत का मामला,
इन चारों चीज़ों पर आप ये समझते हैं कि आप फाइनली हमें सिविलियन लीडरशिप और कंट्रोल दे सकेंगे? इंशाल्लाह जी, आप देखिएगा कि हमने एक तो ये कहा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो है ये सबके साथ मिलके एक हुकूमत ऐसी आए जो सबको साथ लेके चले, जो आके तो ज़रदारी साहब भी सबको साथ लेके चले? जी नहीं, ऐसी बात नहीं सर। वो तो उनका तो एक फार्मूला ये था कि मुझे ना छेड़ो, मुझे चलने दो, मेरी कुर्सी कायम रहे, बाकी जो मर्जी बाहर में जाए, बाकी जो मर्जी लेते जाओ, पैसे ले जाओ, जितनी मर्जी गुजारते हो। ऐसी बात नहीं, सबको साथ ले जाने का मतलब ये है कि इनकी मुफाहमत, इनके सुलह से, इनकी बिशावरत से, किनकी बिशावरत? सारी अपोजिशन हो, जैसे अभी ठीक है सब कह रहे थे। मेरा सवाल मैं दोबारा दोहरा जी दोबारा कि यानी बलूचिस्तान, फाटा, अफगानिस्तान और भारत, क्या इन मामलात पर हमें सिविलियन लीडरशिप देखने को मिलेगी? लीडरशिप, लीड लेंगे आप? जी बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं। इसी वजह से तो आप लोगों ने इलेक्ट किया आपको कि लीड लेने के लिए तो इलेक्ट किया है। यू हैव टू प्रूव योर लीडरशिप। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मियां नवाज शरीफ साहब कोई नए नहीं है इसमें, ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी रह चुके हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा, उनको तजर्बा है, उन्होंने कर दिखाया है माजी में। तो एतमाद उसी पर करना पड़ता है इंसान को जिसने करके दिखाया हो। पहले जो उनके वादे थे उन्होंने पूरे किए, इसलिए हुकूमत लोगों को लेके आए हैं दोबारा हुकूमत में। और ये अगर सिविलियन लीडरशिप अपना रोल लेने के लिए जाते हैं तो आप इन्हें नेशनल इंटरेस्ट में सपोर्ट करेंगे, या आप दाएं बाएं कहीं अगर आपको कोई हेल्प ऑफर हो गई तो आप डगमगाएंगे? या नहीं, मैंने जैसे शुरू में कहा, मैं उस पर कन्फाइन करूँगा। जहाँ कौमी मफाद है उसमें हम इकट्ठे होंगे, जहाँ ये कोताही करेंगे इनको हम अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। अगर ये किसी चीज़ में कमी होगी हम उसकी निशानदेही करेंगे। हम पूरा अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और बहुत भरपूर तरीके से करेंगे, आइन के अंदर रहते हुए करेंगे। आइन के अंदर रहते हुए, लेकिन कौमी मफाद में हम हुकूमत के और सबके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। गुफ्तगू हमने की और उन रास्तों को समझने की कोशिश की। जाहिर है अभी बातें वेग हैं, अभी उस तरह का हार्ड, उस तरह से निटी ग्रिटी चीज़ों की डिटेल अभी ना डिस्कस हो सकती है, इसलिए कभी उस पर काम नहीं हुआ। दिन जैसे जैसे गुजरते चले जाएंगे चीज़ों की तफसील हमारे सामने आती चली जाएगी, और तफसील सिर्फ बातों, गुफ्तगू, प्लान्स की नहीं, एक्शंस की हमारे सामने आएगी। और जब वो एक्शंस शुरू हो जाएंगे कैबिनेट फॉर्म होने के बाद, जब गवर्नमेंट फंक्शन करना शुरू करेगी, तो जाहिर है कि हमारी गुफ्तगू, हमारे क्वेश्चंस भी ज़्यादा स्पेसिफिक और मोर टारगेटेड होंगे। कीप वॉचिंग दुनिया न्यूज़।